नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री विद विवेक में। आज हम अनुसंधान अभिक्षमता यानी रिसर्च एप्टीट्यूड के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का पोस्टमार्टम करेंगे। इसका हम पार्ट 1 पहले ही अध्ययन कर चुके हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही पेपर 1 व इतिहास की अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट करें। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्रिप्शन वाला लाल बटन इतनी ज़ोर से दबाएं कि आवाज़ मेरे पास आए। न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। चलिए आज का वीडियो हम आरंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि शोधकर्ता की विशेषताओं में शामिल है, यानी कि एक रिसर्चर होता है, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। एक शोधकर्ता को हमेशा मितव्ययी होना चाहिए। ये बोल रहा है कि हमेशा शोधकर्ता कम खर्च करने वाला होना चाहिए। जो मेरे से पहले विकल्प उत्तर ढूंढ लेते हैं वो कमेंट में प्रश्न संख्या 1 और इसका D-A-C ऐसे करके, प्रश्न संख्या 2 इसका विकल्प A सही ऐसे करके अपना उत्तर लिख ले। तो हम देखते हैं कि ये जो पहला विकल्प है, एक शोधकर्ता को हमेशा मितव्ययी होना चाहिए। तो मितव्ययी होना अच्छी बात है, कम खर्च करने वाला होना, उचित खर्च करने वाला अच्छी बात है, पर हमेशा मितव्ययी होना मेरे विचार से ये शोधकर्ता के लिए आवश्यक गुण कभी नहीं हो सकता है कि हमेशा मितव्ययी हो। ये कथन गलत हो जाएगा। मितव्ययी हो सकता है क्योंकि कभी कभी जो हम शोध करते हैं, जैसे कि आज कोरोना वायरस पे ही शोध चल रहा है, तो ब्रिटेन सबसे ज़्यादा पैसे खर्च कर रहा है, सबसे ज़्यादा पाउंड खर्च कर रहा है। अमेरिका भी कर रहा है, भारत भी कर रहा है, सारे देश कर रहा है, लेकिन इंग्लैंड जो है वो सबसे ज़्यादा शोध पे खर्च कर रहा है। तो शोध में अगर हम हमेशा मितव्ययी होंगे तो हमारा शोध सफल होने की संभावना कम होंगे। इसी तरह अगर हम मितव्ययी हो तो अच्छी बात है, मतलब कम खर्च करने वाले हो अच्छी बात है, लेकिन हमेशा ऐसा होना ये कथन गलत होगा। फिर है शोधकर्ता में चीज़ों एवं परिस्थितियों की समझ होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, शोधकर्ता को परिस्थितियों की समझ होनी ही चाहिए। उसके बाद है उसे हमेशा नए विषयों पर शोध करने की अभिलाषा होनी चाहिए। ये भी कथन सत्य है, क्योंकि जो शोध जिस पे पहले ऑलरेडी हो चुका है उस पे फिर शोध करने पर बहुत कुछ नया मिलने की आशंका बहुत कम रहती है। और यही हम कुछ नई चीज़ें खोज करते हैं तो वो एक बड़ी बात होती है और समाज के लिए वो एक बड़ी भेंट होती है, क्योंकि हम नए रास्ते से चल के नई चीज़ों का लोगों के लिए लेके आते हैं। फिर डी विकल्प है, एक शोधकर्ता बौद्धिक रूप से ईमानदार व सृजनात्मक होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए। शोधकर्ता का ईमानदार होने से मतलब है वह किसी और से कट कॉपी पेस्ट ना करे। वो जो अपना शोध करे वो पूर्णतः मौलिक शोध हो और सृजनात्मक, यानी कि उसमें सृजन करने की क्षमता हो, उगाने की क्षमता हो, आगे बढ़ने की क्षमता हो। ऐसे ही सोच वाले लोग शोध को कर सकते हैं और शोध में सफल भी हो सकते हैं। तो इसका विकल्प जो है ए छोड़ के बी, सी और डी ये तीनों विकल्प सही है, यानी कि विकल्प बी इसका सही जवाब है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिस शोध के निष्कर्षों द्वारा विशेष वैज्ञानिक नियमों का प्रतिपादन हो कहलाता है। तो ये जो होता है ये शोध, ये मौलिक शोध कहलाता है। अब कैसे, इसका जवाब सुनिए। ये मौलिक शोध होता है, ये आधारभूत या मूलभूत शोध कहलाता है, फंडामेंटल रिसर्च। एंड्रियाज लिखते हैं, मूलभूत शोध का मुख्य उद्देश्य नई प्ररचनाओं यानी कंस्ट्रक्ट्स का निर्माण करना होता है। इस शोध का मुख्य उद्देश्य तथ्यों का एकत्रीकरण है, उपयोगिता की दृष्टि से नहीं, केवल तथ्य है यही समझ के। मतलब तथ्य जो अपने आप में फैक्ट जो होते हैं वो अपने आप में सिद्धांत बनने योग्य कदम से जस्ट पीछे वाली बात होती है। तथ्य होना मतलब सत्य होना, तो जो सत्य है उसी का शोध होता है, वही चीज़ें खोज के लाई जाती है। तो इस प्रकार यह क्या करता है, हमारे ज्ञान में वृद्धि करता है और इससे सिद्धांत व अवधारणाएं विकसित होती है। तो जिस शोध के निष्कर्ष द्वारा विशेष वैज्ञानिक नियमों का प्रतिपादन हो वह मौलिक शोध कहलाता है, यानी कि कोई कट कॉपी पेस्ट नहीं, इससे
एकदम ज्ञान में वृद्धि होती है, सिद्धांत भी विकसित होता है, अवधारणाएं भी। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शोध का संबंध भूत से होता है? अब भूत मतलब वो भूत घोस्ट मत समझ लीजिएगा या विच डायन मत समझ लीजिएगा। भूत मतलब भूतकाल से होता है। तो ऐतिहासिक शोध, विवरणात्मक शोध, प्रयोगात्मक शोध और मात्रात्मक शोध, इसमें से जो ऐतिहासिक शोध है उसका संबंध भूत से होता है। ऐतिहासिक शोध में हम पास्ट से जो कोई घटनाएं घटी रहती है उसका हम शोध करके उसके नए आयामों को निकालते हैं। वो किस लिए करते हैं? हम पिछली बीती गई घटनाओं पे अध्ययन क्यों करते हैं? क्योंकि उससे सीख कर हम वर्तमान को बेहतर बना सके। जो पहले गलतियां हो चुकी है वो हम प्रेजेंट में ना करें। यानी कि ये जो ऐतिहासिक शोध होता है इसका उद्देश्य होता है इतिहास से सीखकर वर्तमान को बेहतर बनाना। बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। शोध से संबंधित सत्य कथन का चयन करें। शोध के अंतर्गत वैज्ञानिक विधि के माध्यम से नवीन सिद्धांतों व नियमों का प्रतिपादन किया जाता है। बिल्कुल ही सही कथन है। शोध के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं कि जब भी खोज करते हैं तो एक नए सिद्धांत होते हैं, नए नियम होते हैं। शोध कार्यों से प्राथमिक ज्ञान में वृद्धि होती है। बिल्कुल, शोध से वृद्धि होनी ही है, तभी तो शोध हुआ। अगर कोई वृद्धि ही नहीं हो, नवीन ज्ञान प्राप्त ही नहीं हो, तो वो तो पहले वाली बात होगी। पहले वाले थ्योरी को हम उल्टा के रख दिए। तो ये जो रिसर्च होते हैं वो न्यू ज्ञान के खोज के लिए होते हैं। शोध द्वारा नए तथ्यों की खोज की जाती है, वही कथन है। दार्शनिक प्रकृति के शोधों द्वारा नवीन सत्यों की खोज की जाती है। बिल्कुल सही, ये सारे कथन सही है। शोध होता ही है कि पुनः खोजना या बार बार खोजना, लेकिन ये है कि खोजना पूरे शाब्दिक अर्थ पे हम जाए तो कभी कभी हमें निराशा भी हाथ लग सकती है। लेकिन शोध का मतलब होता है खोजना, या तो पुराने तथ्यों के पर आधारित होकर हम नई तथ्यों की खोज करें या बिल्कुल नई चीज़ों की खोज करें। तो ये 14 जो नंबर प्रश्न है इसमें सारे के सारे विकल्प सही हो जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से किस शोध का उद्देश्य वैज्ञानिक रूप से दो या दो से अधिक तत्वों के संबंधों की व्याख्या करना होता है? पूछ रहा है किस शोध का उद्देश्य वैज्ञानिक रूप से दो या दो से अधिक तत्वों के संबंधों की व्याख्या करना होता है? तो इसमें से प्रयोगात्मक शोध, इसका उद्देश्य वैज्ञानिक रूप से दो या दो से अधिक तत्वों के संबंधों की व्याख्या करना होता है। प्रयोगात्मक शोध अपने आप में एक महत्वपूर्ण शोध है। इससे हमेशा प्रश्न आते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। जहाँ भी चरों पर नियंत्रण संभव है किस शोध का प्रयोग करते हैं? विवरणात्मक शोध, मात्रात्मक शोध, व्याख्यात्मक शोध और प्रयोगात्मक शोध। तो जब भी हम चरों पर पूर्ण नियंत्रण की बात करें तो फिर से प्रयोगात्मक शोध ही होगा। मैंने बताया था ये बहुत ही महत्व रखता है। चलिए इसके बारे में कुछ जानें। प्रयोगात्मक शोध होता है, यह विधि एक चर की धारणा पर आधारित है। जहाँ पर भी चरों पर नियंत्रण संभव है इस विधि को हम प्रयोग में ला सकते हैं। जहाँ पर चरों पर नियंत्रण नहीं कर सकते वह विधि प्रयोग में नहीं आ सकती है। जब हर एक जगह हम चरों पर नियंत्रण ही नहीं कर सकते तो हर एक जगह विधि प्रयोग में नहीं आ सकती। यानी कि सभी समस्याओं का हम प्रयोगात्मक शोध द्वारा कभी भी समाधान उस समस्या का नहीं कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर चरों पर नियंत्रण संभव वाली बात इसलिए हो जाती है कि चरों पर नियंत्रण इसलिए हो जाता है कि मान लीजिए हम प्रयोग करते हैं तो फिक्स रहता है कि H2O है तो इतना हाइड्रोजन, इतना ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन के 2 ऑक्सीजन के एक ऐसे करके यौगिक मिलाएंगे तो फिर मिलाएंगे तो फिर इतना मिलाने पर जल बनेगा। या कोई भी चीज़ जो प्रयोग करते हैं कि इतना किसी गैस की मात्रा में इतना डालेंगे, जैसे कि H2SO4 है तो इतना हाइड्रोजन या इतना सल्फ़र या कुछ भी ऐसे करके डालेंगे तो वो
ये बन जाएगा। जिस तरह से और भी चीज़ें हैं, कोई भी कांसा जैसे धातु है तो इतना तांबा और इतना टीन मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, कांसा बन जाएगा। तो ये सब क्या हो गया, प्रयोगात्मक चीज़ें हो गई। मतलब हर चीज़ क्या है, फिक्स है, यानी कि चरों पर नियंत्रण है। तो इसलिए ये क्या है कि चरों पर नियंत्रण वाली बात होती है तो ये प्रयोगात्मक शोध हो जाता है। और वो वाला जो भी प्रश्न था कि किस शोध का उद्देश्य वैज्ञानिक रूप से दो या दो से अधिक तत्वों के संबंधों की व्याख्या करना होता है, तो ये प्रयोगात्मक शोध ही होता है, क्योंकि हम दो चीज़ों को आपस में जोड़ते हैं और उसके कितना मिलाने से कितना परिवर्तन होगा, तो ये क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्वों के संबंधों की व्याख्या करते हैं, किसमें, प्रयोगात्मक शोध में। तो आपका ये प्रयोगात्मक शोध वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हम 17 नंबर प्रश्न की ओर। सत्य कथन का चयन करें। समस्या की प्रकृति ऐतिहासिक हो तो ऐतिहासिक शोध कहेंगे, बिल्कुल सही। अगर हम जो शोध करते हैं तो सबसे पहला काम होता है हमारे लिए समस्या का चयन करना। तो समस्या की प्रकृति अगर ऐतिहासिक हो, यानी कि हमारी यह समस्या हो कि हमारा जो यह देश है, क्या प्राचीन काल में भी कोरोना जैसी प्राकृतिक आपदा से सामना करना इसको पड़ा था, तो जवाब इसका जो हम ढूंढेंगे तो इतिहास में जाके ढूंढेंगे, यानी कि समस्या ऐतिहासिक हो गई। हाँ, तो पता चलेगा कि नहीं, 1920 ईस्वी में स्पेनिश फ्लू आया था तो ऐसी बातें हुई थी, तो ये क्या हो जाएगा, समस्या की प्रकृति ऐतिहासिक हो तो ऐतिहासिक शोध कहेंगे। यदि समस्या की प्रकृति विवरणात्मक हो तो विवरणात्मक शोध कहेंगे। विवरणात्मक शोध तो आपको बता चुके हैं, जिसका संबंध वर्तमान से हो, इसके अंतर्गत क्या है का वर्णन किया जाता है। जबकि ऐतिहासिक शोध में किसका वर्णन किया जाता है, क्या था का वर्णन किया जाता है। यदि समस्या की प्रकृति प्रयोगात्मक हो तो प्रयोगात्मक शोध कहेंगे, बिल्कुल सभी सही है। इसमें इसका विकल्प डी होगा, सभी सही। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अनुप्रयोगात्मक शोध किसे कहते हैं? विकासात्मक शोध, मात्रात्मक शोध, ऐतिहासिक और विवरणात्मक शोध। तो अनुप्रयोगात्मक शोध विवरणात्मक शोध को कहते हैं। विवरणात्मक शोध, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, इसके दो अन्य नाम भी है, अप्रयोगात्मक शोध और सहसंबंधात्मक शोध। लिख लीजिए, अप्रयोगात्मक शोध, दो नाम और है इसके, कहीं पूछे तो फंसिएगा नहीं। अप्रयोगात्मक शोध, और फिर इसका एक और नाम है सहसंबंधात्मक शोध। ये सारे नाम हैं विवरणात्मक शोध के। इस शोध में वर्तमान स्थिति का वर्णन, विश्लेषण व संश्लेषण किया जाता है। इस शोध में मूल रूप से क्या है का वर्णन किया जाता है। जाहिर सी बात है, प्रेजेंट की बात होगी तो क्या है का ही वर्णन होगा। अब हम 19 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। ऐतिहासिक शोध के उद्देश्यों में शामिल है। ऐतिहासिक शोध के क्या क्या उद्देश्य है, देखिए। इसके अंतर्गत बीती घटनाओं का विश्लेषण किया जाता है। बिल्कुल, ऐतिहासिक शोध जो होता है उसके अंतर्गत हम पहले जो पूर्व में जो घटी है घटनाएं, उसका हम विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं। पूर्व की घटनाओं की व्याख्या की जाती है। पूर्व की घटनाओं की व्याख्या की जाती है। हाँ बिल्कुल, पूर्व की घटनाओं की व्याख्या की जाती है। जो पहले घटी है घटना, उसकी हम व्याख्या करेंगे, उसके बारे में तथ्य एकत्रीकरण करेंगे, उसके बारे में अन्य स्रोतों से देखेंगे। जो ये सारे शोध होंगे तब तो उसके बारे में हम कुछ नया खोज पाएंगे कि नहीं, इतनी बातें हो चुकी है, वर्तमान से उसका तुलना करेंगे, इसमें कुछ और सुधार होना बचा है। यह शोध मूलतः क्या था का वर्णन करता है। बिल्कुल, ऐतिहासिक शोध है तो यह जब ही ऐतिहासिक शोध है तो हमेशा क्या था का ही वर्णन करेगा। किन परिस्थितियों में मानव समूह ने विशेष व्यवहार किया, इसका पता लगाया जाता है। बिल्कुल, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, तो उस समय का मानव अपने व्यापार के कारण प्रसिद्ध था। विदेशों से भी, विदेशी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी उसका व्यापार होता था। तो और वो लोग बाढ़ के कारण से या महामारी के कारण से सारे लापता हो गए। तो वो सब लोगों की कब्र ऐसे करके ढेरों मिली है। तो इससे लोग ये अंदाज़ा लगाते हैं उस समय की स्थिति देख के कि शायद बाढ़ आया होगा या भूकंप आया होगा, तो इसलिए इतने इतने सारे लोगों की कब्र मिले हैं, या एक ही बार में सारी सभ्यताएं नष्ट हो गई। तो ये जो है विकल्प, किन परिस्थितियों में मानव समूह ने विशेष व्यवहार किया, ये परिस्थिति का भी पता लगाना ऐतिहासिक शोध का ही उद्देश्य होता है। तो इसमें से जो है सारे विकल्प इसके
सही है, तो इसलिए इसका विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। इसमें बी विकल्प को देखिए, पूर्व की घटनाओं की व्याख्या इसलिए की जाती है ताकि उनका सामान्यीकरण संभव हो। सामान्यीकरण मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। सामान्यीकरण मतलब जनरलाइजेशन, यानी कि जो पहले हो चुका है उस चीज़ों को हम सामान्य कर देते हैं। यानी कि 200 आदमी पर हम कुछ रिसर्च किए कि जैसे हम ये रिसर्च किए 200 आदमियों के बीच कि जो बच्चे जो होते हैं वो कोई भी चीज़ नई चीज़ें सीखने के लिए वो बड़े ही उत्सुक होते हैं। 200 बच्चों पर हम निष्कर्ष किए, तो इसको हम पूरे पर लागू बाद में जब हम अपना शोध का निष्कर्ष निकालेंगे तो हम सब पे लागू कर देंगे कि बोलेंगे कि बच्चों में सीखने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। इसी तरह जो हम ऐतिहासिक शोध करते हैं तो पूरी की घटनाओं की व्याख्या करते हैं, तो उसका हम जनरलाइजेशन करने का प्रयास करते हैं कि हमेशा सत्ता के लिए जो संघर्ष रहता है इसमें पिता पुत्र या कोई भी माँ पुत्र ये सब कोई संबंध नहीं देखा गया। सत्ता के लिए सब अंधे हुए थे और ये वर्तमान में भी चलता आ रहा है, तो ये हमेशा सत्य होगा। तो हम क्या किए, प्राचीन काल से ही हम इसका सामान्यीकरण कर दे। जैसे कि अशोक ने भी अपने सत्ता पाने के लिए अपने कितने भाइयों का कत्ल किया था। आज भी पूरे विश्व में जो नेता बनता है उसके बारे में ऐसी सोच होती है कि वो नेता बनने के लिए क्या क्या करता है, सत्ता पाने के लिए, कुर्सी पाने के लिए। तो हम क्या कर दिए, जनरलाइजेशन कर दिए, सामान्यीकरण कर दिए। ठीक, अब आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, शोध का पहला चरण समस्या की पहचान होती है। समस्या का चयन करते वक्त क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शोध का जो फर्स्ट स्टेज होता है रिसर्च का, ये आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम यानी कि समस्या की पहचान होती है। तो समस्या का चयन करते वक्त क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? पहला विकल्प है, समस्या ऐसी हो जो शोध द्वारा सुलझाई जा सके। बिल्कुल सही विकल्प है। ऐसी समस्या होनी चाहिए जिसके बारे में हम डेटा एकत्र कर सके। जिसके बारे में डेटा ही नहीं एकत्र कर सके वैसी समस्या का मतलब क्या, वो तो शोध ही असफल हो जाएगा। दूसरा विकल्प है, समस्या सार्थक होनी चाहिए। बिल्कुल, समस्या जो हम चुने वो सार्थक होनी चाहिए, इतने चर हो उसमें कि हम उसका रिसर्च कर सके और वो वर्तमान के लिए कितना प्रासंगिक है, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए, क्षेत्र के लिए वह लाभदायक होगा कि नहीं होगा, ये सब सार्थकता के अंतर्गत आती है। तो ये भी विकल्प सही है। समस्या नई होनी चाहिए। देखिए, समस्या नई हो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम जो चीज़ खोज कर रहे हैं वो पहले ही कोई कर चुका हो, पहले ही उस पर कोई रिसर्च कर चुका हो, तो लोगों को उसमें रुचि नहीं जाएगी। या हम कुछ नया खोजेंगे, समस्या नई होगी तो नई चीज़ों का आविष्कार भी होगा, नई चीज़ों की खोज भी होगी। तो इसलिए समस्या का नई होना महत्व रखता है। हम जो भी शोध के लिए समस्या का चयन करें वो पहले से देख ले, किसी और ने इस पर पहले से अगर बहुत काम कर लिया है तो उसमें खोजने की उम्मीद भी बहुत कम होगी। तो इसलिए इससे हमको इनकार करना चाहिए। इसलिए समस्या नई होना ज़रूरी है। समस्या शोध के लायक होनी चाहिए। बिल्कुल, ये भी कथन सही है। समस्या जो हो वो रिसर्च के लायक होना बहुत ही ज़रूरी है। अब समझिए कि शोधकर्ता में अगर प्रशिक्षण की कमी हो या वो धन की कमी के चलते वो शोध को पूरा ना कर पाए, तो उसको ऐसे शोध का ये समस्या का चयन करना चाहिए जिसमें उसको ये सब समस्या ना हो, वो समस्या उसके शोध के लायक हो। तो इसके जो विकल्प है ए, बी और सी और डी, ये सारे विकल्प सही हैं। इसके सारे के सारे विकल्प क्या है, सही है। तो आज इस सब के बारे में हम समझे कि शोध की समस्या की पहचान करते वक्त क्या सब सावधानियां बरतनी चाहिए। इन सब सवालों, ये जो सारे विकल्प थे कि समस्या ऐसी हो जो शोध द्वारा सुलझाया जा सके, समस्या सार्थक हो, नई हो, शोध के लायक हो, अगर सारे विकल्पों का जवाब अगर हमारे हाँ में रहता है तो समझना चाहिए शोध समस्या क्या है, उपयुक्त है और वह वैज्ञानिक है। अगर जवाब नहीं में रहता है तो ऐसी समस्या अच्छी शोध समस्या नहीं मानी जाएगी। इस तरह से आज हमने रिसर्च एप्टीट्यूड यानी कि अनुसंधान अभिक्षमता के पार्ट 2 यानी कुल 20 प्रश्नों का अध्ययन किया।
10 प्रश्न पिछले वीडियो में किए थे। आप देख रहे होंगे कि आपका कॉन्सेप्ट अब धीरे धीरे क्या है, क्लियर हो रहा है। इसी तरह हम इस सीरीज के 6 वीडियो के बाद जब आप सारे वीडियो कंप्लीट करेंगे तब आप अनुसंधान अभिक्षमता से संबंधित एक भी प्रश्न गलती नहीं कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और ढेरों कमेंट करें। और जो लोग चैनल पे पहली बार आए थे वो इतनी ज़ोर से लाल बटन दबाए कि आवाज़ मेरे कानों तक आए। और हमारा प्रसिद्ध नारा अब की बार JRF फॉर वार। धन्यवाद।